मैम। एएलटी लॉ क्लासेस में बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था इंडियन पैनल कोड में, जो कि 1860 का बना हुआ है, जो कि हमने इसमें पहले भी पढ़ा था कि ये कब लागू हुआ, इसमें कितने सेक्शन हैं, इसको बनाने वाले कौन है, इसके कितने चैप्टर है और ये कैसा सब्स्टेंटिव लॉ का पार्ट है। इसी के साथ साथ फिर हमने पढ़ा था ऑफेंस। तो ऑफेंस में हमने परिभाषाओं के अनुसार देख लिया था, ब्लैकस्टोन की परिभाषा देखी, कैनी की परिभाषा देखी, उसके साथ साथ हमने किसकी परिभाषा देखी थी, ऑस्टन देखी, सामंट देखी। तो हर चीज में एक ही बात आई थी, हर परिभाषा में अकॉर्डिंग टू एक्ट और ओमिशन की बात की गई थी, जो कि एक ऐसा आपराधिक कृत जो कि सिविल और आपराधिक कृत यानी कि सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग करता है एक्ट और ओमिशन के साथ साथ, और जिससे समाज में हानि या नुकसान कारित होती है, वो क्या है, एक तरीके से एक अपराध की डेफिनेशन में आता है। तो अपराध की डेफिनेशन में सबसे पहले हमने देखा था कि अपराध क्या है, ऐसा एक सिविल रॉन्ग है जो पूरे समाज को हानि या नुकसान कारित कर रहा है, वो क्या है, अपराध है। तो कहीं भी जहां पर डर और भय आ जाता है, तो इसी तरीके से कहा जाता है, जैसे कि इंडियन पैनल कोड नहीं पहले बना था, तो एक तरीके से देखा जाता था हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, और किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले मृत्यु की जाती थी। तो उस बात को देखते हुए फिर एक अपराधों की परिभाषा में आ गया, यानी कि आईपीसी एक तरीके से पूरी तरीके से लागू हो गई 1860 1 जनवरी 1862 को ये इन्फोर्स में आ गई, और एक तरीके से पूरे इंडिया में ये लागू हो गई, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब ये वहां भी लागू है। तो इंडियन पैनल कोड का अगर हम यहाँ मतलब समझे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एज ए सब्स्टेंटिव लॉ का पार्ट हो जाएगा। फिर उसके क्रम में हमने साथ साथ एक और चीज देखी थी कि ऑफेंस में और अपराध के आवश्यक तत्व क्या होंगे, अपराध के चरण क्या होंगे। तो हमने अपराध के आवश्यक तत्व में भी देख लिया था, हमने उसमें देखा था कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति के मन में दुराशय होगा और उस दुराशय कोई एक्ट और ओमिशन करेगा और अपराध की पूर्णता हो जाएगी। इसी तरीके से देखा था हमने आशय, तैयारी और प्रयत्न, उसके बाद अपराध की पूर्णता। यानी एक तरफ तो हमने देखे थे अपराध की आवश्यक तत्व, दूसरी तरफ देखे थे हमने उसकी आवश्यक चरण, किस किस स्टेज से आप उसको गुजरना होता है। तो किस किस स्टेज से गुजरना होगा, तो हमने देखा था सबसे पहले कि अगर हम बात करें आशय, उसके बाद हमने देखा था तैयारी, उसके बाद देखा था हमने प्रयत्न, और उसके बाद देखा था अपराध की पूर्णता। तो यहाँ हमने देख लिए थे उसके क्या क्या स्टेज से जो गुजरना होगा, तो हमने देखा था चरण। फिर हमने देखा था आवश्यक तत्व, तो हमने तत्व में यहाँ पे देख लिया था क्या क्या बातें आ गई थी, एक व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति के मन में दुराशय होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग कोई कार्य या लोभ होना चाहिए, और उससे पूरे समाज को नुकसान कारित हो। तो ये हमने देख लिया था उसके एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस। अब बात आती है कि हमने जब देखा था दुराशय, तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है यानी कि एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंस ट्रिया। तो अगर हम बात करते हैं दुराशय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस ट्रिया का अगर हम बात करते हैं, एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंस ट्रिया, तो ये पूरी आईपीसी पर लागू होता है, और एक तरीके से दुराशय का सिद्धांत एक तरीके से आईपीसी को पूरा कवर करता है। जहां पे भी कोई अपराध होगा, जहां कोई अपराध हो रहा है, इसका मतलब वहां पे उस व्यक्ति के अंदर दुराशय अंतर्निहित है। तो दुराशय को परखा कैसे जाए, समझा कैसे जाए, यही आज हम देखने वाले हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस ट्रिया की जो बात अगर हम करते हैं, तो स्टीफन ने एक बात के लिए इसमें कहा था कि एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंस ट्रिया, कार किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका पूर्णता मन भी दोषी नहीं हो। एक्ट तो हो रहा है लेकिन एज ए गुड फेथ में हो रहा है, तो वहां मेंस ट्रिया नहीं है। लेकिन अगर एक्ट वही दुराशय के अनुसार हो रहा है, यानी उसके साथ ओमिशन जुड़ गया है, दुर्भावना जुड़ गई है, गलत काम जुड़ गया है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसमें गलत भावना आ गई। तो इसी तरीके से मेंस ट्रिया का जो सिद्धांत है पूरी आईपीसी पे लागू होने के साथ साथ, जहां कहीं भी अपराध की क्रम की बात अगर हम करते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, तो व्यक्ति होना चाहिए, पूरी आईपीसी व्यक्ति पर लागू, उसके मन में दुराशय भी अंतर्निहित होना चाहिए। तो दुराशय के सिद्धांत को कहीं ऐसे कोई स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, ये केस के
माध्यम से बताया गया है कि क्या दुराशय का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मैनसेट्रिया जो होता है वो कहाँ से समझ में आएगा। तो एक तरीके से हम देखेंगे सैराज वर्सेस रूटजेन के केस से दुराशय का सिद्धांत आया है। अगर हम बात करते हैं सैराज वर्सेस रूटजेन के केस से, तो दुराशय के सिद्धांत में कई केस है। नाथूलाल का भी केस है दुराशय के सिद्धांत में, आर बनाम प्रिंस का भी केस है, आर बनाम टॉलसन का भी केस है। केस के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे एक्टस नॉन फेसिट निसी मैनसेट्रिया। कार किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन मस्तिष्क भी दोषी ना हो। तो बात आती है एक्ट और ओमिशन, जहां पर अगर हम एक्ट की बात करते हैं तो कार अच्छा भी हो सकता है, कार बुरा भी हो सकता है। यही अगर गुड फेथ पे कार होता है तो इसका मतलब सेक्शन नंबर 52 में हम चले जाएंगे, तो इसको हम बता देंगे कि प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, यानी कि सम्यक सतर्कता उचित सावधानी से किया गया कार कोई अपराध नहीं होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि यही एक्ट के साथ अगर ओमिशन जुड़ जाता है, यानी इसके साथ लोभ जुड़ जाता है, लोभ मतलब ओमिट करना, अगर इसके साथ छुपा हुआ कार और मन में अगर मन मस्तिष्क में गलत भावना आ जाती है, इसका मतलब वो ओमिशन की बात कर देता है, यानी यहाँ पे लोभ हो जाता है। तो जब एक्ट के साथ लोभ जुड़ जाता है तो कार अच्छा नहीं हो सकता है, कार कैसा होगा, बुरा होगा। तो सैराज वर्सेस रूटजेन के केस से इसको दुराशय का सिद्धांत आया है। इसी के साथ साथ आर बनाम प्रिंस का केस आया था, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। 1875 का केस था और इसमें न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश इसमें ब्लैकबर्ड थे, जिन्होंने एक तरीके से कहा कि हर व्यक्ति के मन में जहां पर एक्ट और ओमिशन छुपा हुआ है वहां पे उसके मन में दुराशय है। तो जब अगर हम बात करते हैं दुराशय, तो दुराशय की बात सबसे पहले बात आती है इंटेंशन। तो आशय ऐसा होना चाहिए जो किसी के बारे में गलत काम करने के लिए विचार कर रहा हो। अब आशय कैसे परखा जाए? आशय इसका मतलब अगर हम देखें कि अपराध की क्रम में आ तो रहा है, लेकिन अगर गुड इंटेंशन से कर रहा तो कोई ऑफेंस नहीं हो रहा, लेकिन वही इंटेंशन गलत इंटेंशन हो जाता है तो वो अपराध की कोटि में आ जाता है। बड़ा सूक्ष्म सा अंतर है, एक बारीक अंतर के अनुसार हम इसको देखेंगे। आर बनाम प्रिंस का जो केस था, इसमें किडनैपिंग के लिए इनको चार्ज बनाया गया था। जैसे कि आर बनाम प्रिंस के मामले में मामला ये था कि लड़की की उम्र जो कि यहाँ पे 18 इयर्स थी और बी जो था यानी कि प्रिंस, इनकी एज जो थी, इनकी एज 16 इयर्स थी। तो जब हम पढ़ते हैं किडनैपिंग और एब्डक्शन, सेक्शन नंबर 359 और 360 का यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण मिल जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि जब लड़की की उम्र कितनी थी, यहाँ पे 18 साल थी, जो कोई भी जब अगर मान के चलते हैं कि 18 साल की लड़की है और पुरुष की उम्र 16 साल है, ले जाता, बहका के ले जाता है, इसका मतलब उसने अपराध कर दिया। तो व्यापहरण और अपहरण की अगर हम बात करेंगे तो आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रिंस ने इस लड़की से इसकी उम्र बिना जाने पहचाने और इसके साथ इसको अपने साथ इसको ले जाता है और इस बात के लिए कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तो लड़की इसके लिए राजी हो जाती है। यहाँ पे उसने बहकाया भी नहीं था, फुसलाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रिंस ले जाता है तो कहा जाता है कि ये विधि विरुद्ध कार्य था और उसने यहाँ पे अपराध कर दिया। तो जब अगर 16 न्यायाधीशों की ये बेंच थी तो इसमें कहा गया था कि अगर मन में उसके दुराशय नहीं भी था, लेकिन ये विधि विरुद्ध कृत्य था, जो कि आईपीसी में 359 में लिखा हुआ है कि ले जाना और बहका के ले जाना अपराध की कोटि में आता है, लेकिन तब भी यहाँ पे जस्टिस ब्लैकबर्न ने इस बात के लिए कहा है कि ये विधि विरुद्ध कृत्य इसके लिए अपराध की कोटि में आ जाएगा, यानी कि यहाँ दुराशय का सिद्धांत लागू हो जाता है। इसी तरीके से आर बनाम प्रिंस के केस के मामले में भी इन्होंने क्या किया था कि इनके हस्बैंड जो थे बाहर गए हुए थे और 6 साल कुछ महीने हो चुके थे। इस बात को लेकर इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये सोचा इस बात के लिए कि इनके पति का देहांत हो चुका है, ये मर चुके हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इनके मन में कोई दुराशय नहीं था, लेकिन 6 वर्ष और कुछ मंथ के अंदर कुछ ही समय बाकी रह गया था, यानी कि 2-4 दिन ही बाकी रह गए थे 7 साल होने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने
दूसरे से ये विवाह कर रही थी और वहां पर उपस्थित होने के बाद इनके पति जो कि मृत घोषित कर चुकी थी, तो ये वापस आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं तो जीवित हूँ, आप दूसरा विवाह नहीं कर सकती हैं। तो उन्होंने कोर्ट में इस बात के लिए कहा कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, मेरे मन में गुड फेथ था और मेरे मन में कोई मैनसेट्रिया नहीं है, इसलिए मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कोर्ट ने कहा ना, आपके मन में मैनसेट्रिया नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति 7 साल के बाद एक सिविल डेथ घोषित किया जाता है, आप उससे पहले विवाह कर रही हैं, तो आपका द्विविवाह का अपराध कारित हो जाता है। इसके अंतर्गत आपने द्विविवाह का अपराध कर दिया। तो आर बनाम टॉल्सन में भी यानी कि दुरासे के सिद्धांत को बताया गया है। तो केस के माध्यम से ही हम जानेंगे कि दुरासे का सिद्धांत क्या होता है। आर बनाम प्रिंस के मामले से जान लेंगे, आर बनाम टॉल्सन के मामले से जान लेंगे और सैराज वर्सेस रूटचेर के मामले से जान लेंगे। यह प्री में क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है,